गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025885। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते आज के पेपर को स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इन एन एग्जाम ए स्टूडेंट गोट 40 मार्क्स एंड स्टिल फेल बाय 20% मार्क्स। If the passing marks is 40%, then what are the maximum marks of the exam? एक स्टूडेंट ने 40 नंबर्स लेकर आया और 20% नंबर से फेल हो गया। अगर 40 नंबर तो लाता ही, 20% नंबर और लिया था तो क्या पास हो जाता? अब पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए? 40%। तो ये पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है। 20% उधर ले गए तो 20% की वैल्यू क्या आई? 40 मार्क्स। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए 100%। तो क्या आ जाएगा? 40 मार्क्स वैल्यू है 20% की, वैल्यू चाहिए 100% की। ये गया एक बार, ये गया 5 बार, 14 × 5 200। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने? 200। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। वट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सपेंशन? इसकी हमें एक्सपेंशन की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। इसमें 100 स्टेप है। हमारे पास क्या है? 1 - 7 प्लस 2 - 8 प्लस 3 - 9 प्लस 4 - 10। इस तरह से 100 स्टेप्स है। अब देखो, अगर मैं इन दो स्टेप का एक पेयर बना रहा हूं तो यहां से आया -6 -6 -6 -6। तो इस तरह से पेयर कितने बन जाएंगे? 50। हर पेयर की वैल्यू -6, तो 50 पेयर की वैल्यू -6 × 50 माइनस का 300। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53। A car move at the speed of 108 km/h after repairing and move at the speed of 72 km/h before repairing. It cover a distance of x km in 3 hours after repairing. How much time will it take to cover a distance of 5x km before repairing? अब रिपेयरिंग के बाद स्पीड है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कार ने 3 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करी x किलोमीटर। x किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी 3 घंटे में आफ्टर रिपेयरिंग। तो इस डिस्टेंस की वैल्यू निकालें, स्पीड इनटू टाइम। 108 × 3 324 किलोमीटर। अब कह रही ये कार मरम्मत करने से पहले 5x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेती थी। तब स्पीड क्या थी? 72 km/h। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 5x, स्पीड है 72। x की वैल्यू हमें पता है 324, तो 5 × 324 बटा में 72, ऐसा हम लिख सकते। तो 36 से चला गया 2 बार, ये चला गया 9 बार। 9 × 5 = 45 बटा 2, 22.5 घंटे या 22 घंटे 30 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा? 22 घंटे 30 मिनट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। Ritika purchased X wheat at the rupees of 30 rupees per kg and sold 8 kg of these at the rate of X per kg and remaining at the rate of 45 rupees per kg. Overall profit percentage earned is 10%. Then what quantity of the wheat Ritika sold at rupees 45 per kg? 30 rupees per kg से उसने X kg गेहूं खरीदा। 30 रुपीज पर केजी से x केजी गेहूं खरीदा। अब उसने क्या करा? x रुपए पर केजी से 8 केजी बेच दिया। बाकी उसने क्या करा? 45 रुपए पर केजी से रिमेनिंग जो गेहूं है x - 8 केजी वो बेच दिया। उसे 10% का लाभ हुआ।
तो बताना है कि 45 रुपए पर केजी से उसने कितना गेहूं बेचा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या बना 30x। टोटल सेलिंग प्राइस अगर निकाले 8x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 8, कॉस्ट प्राइस का 110% बराबर होगा सेलिंग प्राइस के 8x प्लस 45x माइनस में 360 के। यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 33x बराबर 53x माइनस में 360, इसको इधर लिया है 360 बराबर 53 माइनस 33 20x, तो x बराबर 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल गेहूं कितना था 18 केजी, 8 केजी यहाँ बेचा तो 10 केजी ये बेचा, तो x माइनस 8 की वैल्यू 10 केजी। तो 45 रुपए पर केजी से कितना गेहूं बेच दिया 10 केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। The average of 60 number is 35. It was found later that 4 numbers were taken by mistake. What is the new average after removing these numbers? 16 नंबर्स है, इनका एवरेज है 35, तो टोटल कितना होगा 560। इसमें से 4 नंबर जिनका टोटल क्या है 18 प्लस 17 प्लस 24 प्लस 35, इनको घटा देते, तो 4 6 94 अगर अपन घटा दें तो बचे कितने नंबर 12। क्या सम बना 466। तो एवरेज क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 466 बटा 12। अगर अपन इसको क्या करें 6 12 4 16, 4 2 से काट दें, 233 बटा 6, 6 3 18, बच जाएगा 5 53, 8 6 48, बच गया 5, तो क्या आ जाएगा 38.83। ऑप्शन हमारा डी आंसर आ जाएगा। तो इन संख्या को हटाने के बाद हमारा नया एवरेज क्या हो जाएगा 38.83। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। The ratio of income of P and Q is 1:2. Ratio of income of Q and R is 3:2. PQ की इनकम का रेशो 1:2, Q और R की इनकम का रेशो 3:2। तो तीनों की कंबाइंड इनकम निकाले, 1:2 3:2, यहाँ क्या लिखे 2, यहाँ लिखे 3, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा 3:6:4। अब हम ये कह रहे हैं पी की इनकम का 1/3 भाग पी की इनकम के आधे से 4400 रुपये कम है। पी की इनकम का 1/3 भाग पी की इनकम के आधे से 4400 रुपये कम है, तो क्यू की इनकम बतानी है कि क्या होगी। अब 3 का आधा 1.5, 3 का 1/3 1, डिफरेंस कितना 0.5 की वैल्यू 4400, क्यू की इनकम चाहिए तो 4400 बटा 0.5, वैल्यू चाहिए 6 की, पॉइंट हटाया 0 पर, 5 से गया 12 पर, 4400 गुना 12 तो 44,000, 2 से गुना करूंगा तो 8800, तो क्या जाएगा 52,800। तो क्यू की इनकम क्या जाएगी 52,800। ऑप्शन डी हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। JKLM is a cyclic quadrilateral. K is opposite to M. JK and ML are produced to meet at point Z. हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, JK
और ml। ये आगे बढ़ाने पर किसी बिंदु पर मिलते हैं z पर। jk क्या है 10 सेंटीमीटर, kz हमें क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर, mz हमें क्या दे रखा है 33 सेंटीमीटर, lz इसकी लेंथ बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं, क्या पता हम फाइंड कर पाए। हमें चक्रीय चतुर्भुज दे रखा है जिसमें k और m एक दूसरे के सन्मुख है। अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी एक अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ZLK सिमिलर है ट्रायंगल ZJM के। तो क्या लिखें ZL अपॉन में ZJ, ZK अपॉन में ZM। ZL फाइंड करना है, ZJ इसकी वैल्यू क्या है 22, 12 और 10 22, ZK की वैल्यू 12, ZM 33, ये गया 11 से 2 बार, ये गया 3 बार, 3 से गया 4 बार, 2 पर चला जाएगा x की वैल्यू 8। तो क्या आएगा ZL की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। हमसे LZ या ZL की वैल्यू पूछी थी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। सिर्फ हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करा और हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 58। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a बराबर 63, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a, अगर 1 जोड़ दो तो क्या 64 हो जाएगा। तो a प्लस 1 का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब, तो a प्लस 1 बराबर 4, तो a बराबर 3। a की वैल्यू 3 आ गई, तो मुझे क्या बताना है, a स्क्वायर प्लस 2a, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 जा 6, 9 प्लस 6 15। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। हमें a की वैल्यू क्या मिल गई 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। 59 देखो DI का क्वेश्चन है, कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलेज। एक कॉलेज के अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या दिखा रखी है। हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग साइंस इन द गिवन ईयर टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टूडेंट स्टडीइंग इन द ईयर 2022। हमें कह रहे हैं विज्ञान में पढ़ाई कर रहे छात्रों की औसत संख्या और 2022 में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। विज्ञान ये रहा, इनका एवरेज निकाले 8 9 17 20 30, कैरी आ गई 3 16 24 30 और 35, 2 4 5, तो एवरेज क्या आया 70। तो साइंस के स्टूडेंट्स का एवरेज क्या आया 70। 2022 के टोटल स्टूडेंट देखिए 6 और 5 11 19 20, कैरी आ गई 2 5 4 9 और 6 15 और 7 22, 220। तो इनका रेशियो निकाले तो 7:22। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। The distance of a kite and a point on the ground is 102 मीटर। धरातल पर किसी बिंदु से पतंग की दूरी 102 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन विद इट 10a। 10a बराबर 15/8। ये 15 है, ये 8 है। 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 15x है तो ये 8x है, तो ये क्या होगी 17x। 17x की वैल्यू 102 मीटर, 17x की वैल्यू 102, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मीटर, और x की वैल्यू 6 मीटर, तो हमें पतंग की ऊंचाई बतानी, तो 15 × 6 90 मीटर। तो हमारे पास पतंग की हाइट क्या आ जाएगी, ऑप्शन सी 90 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 61।
माइनस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 6। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। माइनस साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 6 है। हमें साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान चाहिए। अब मैं यहां से अगर क्या करूं, इसका स्क्वायर कर दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा -2 बराबर 6 का स्क्वायर 36। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 38। अगर मैं दोनों साइड 2 जोड़ दूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 40। तो ये क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 40। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर √40। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारे पास आ जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है x + 1/x का होल स्क्वायर माइनस में x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है 4। अब x + 1/x का होल स्क्वायर चाहिए, मान लिया k स्क्वायर, x - 1/x का होल स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 बराबर 4। तो k स्क्वायर बराबर 40, तो k बराबर √40। ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62 नंबर। ट्रायंगल EFG इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट f = 90 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल है EFG जिसमें f पर 90 डिग्री कौन बन रहा है। EF बराबर 10 सेंटीमीटर, FG बराबर 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक G। कोसेक G चाहिए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस निकालें तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 100 + 225, रूट में 325, तो रूट में 13 गुना 25, तो क्या जाएगा 5√13। तो हाइपोटेनियस तो आई 5√13। परपेंडिकुलर G के सामने वाली भुजा 10, 5 से क्या 2 बार, तो √13/2। तो कोसेक G की वैल्यू क्या आ गई √13/2। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। If 10% per annum rate of compound interest compounded yearly is equal to X% per annum rate of compound interest compounded half yearly, then what is the value of X approximately। रेट है 10%, टाइम है 1 साल, कैलकुलेशन हो रही है ईयरली, तो CI परसेंटेज बना 10%। रेट है X%, टाइम है 1 साल, कैलकुलेशन हो रही है हाफ ईयरली, तो रेट आधी, टाइम डबल। तो यहां से अगर मैं इसका नेट इफेक्ट निकालूं तो x/2 + x/2 + x/2 × x/2 अपॉन में 100 बराबर नेट कितना चाहिए 10%, ये चाहिए। तो x + x² 400 बराबर 10। अब यहां से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो 5 अगर मैं लूँ x को, तो 5% का नेट इफेक्ट निकालूं तो मेरे पास 10.25 आएगा। मुझे 10 से छोटा चाहिए, 10 चाहिए, 10.25 नहीं चाहिए, तो 5 से छोटा आंसर होगा 4.88%। ये हमारा आंसर आ गया। और इस कैलकुलेशन को मैन्युअली करना पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 10.25 नहीं बनाना, 10 बनाना है, तो 5 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो क्या जाएगा 4.88%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 64। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 120। 101 है, 103 है, 107 है, 109 है, 113 है। तो ये 5 प्राइम नंबर्स है, तो हमारे पास क्या जाएगा 5।
5 नहीं हो सकता, फिर 11 नहीं हो सकता, फिर 115 नहीं हो सकता, 17 नहीं हो सकता, 9 का भाग जाता है 119 नहीं हो सकता। तो हमारे पास 5 प्राइम नंबर आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। द चेयर इज मार्क फॉर ₹220 एंड सोल्ड फॉर 189। MRP 210, बेच दी 189 में, तो कितना डिस्काउंट दिया? 21 का डिस्काउंट दिया 210 पर, परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100%, तो क्या जाएगा 10%। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस लेन देन में बटे की दर क्या गई 10%। चलिए नेक्स्ट देखिए 66 नंबर DI का क्वेश्चन है। द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इन 5 ईयर। सेविंग इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस है। हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इनकम एंड एवरेज सेविंग इन ईयर्स C एंड D टुगेदर। C और D के अंदर एवरेज इनकम और खर्चे का अंतर कितना है ये बताना है। तो देखो यहां पर आय और बचत, आय 600, खर्चा 200, तो बचत 400, यहां देखें तो 300, तो एवरेज डिफरेंस 400 प्लस 300 बटा 2, 350। तो ऑप्शन क्या जाएगा बी। इनकी मिलाकर औसत आय और औसत बचत के बीच में कुल कितना अंतर है। आप चाहे तो यहां पर ये देखो क्या कर सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज इनकम एंड एवरेज सेविंग। सेविंग नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर होना चाहिए। सेविंग अगर लो तो 300 बटा 2, 150 डी आंसर होना चाहिए था। तो बचत मत करो, खर्चा कर लो। कुल कितना अंतर है, तो देखो इनकम कितनी हुई 600 प्लस 400 1000, खर्चा कितना हुआ 200 प्लस 100 300, तो बचत कितनी हुई 700। एवरेज निकालना है तो 700 बटा 2 350, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे क्या करेंगे एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर इज 32:9। द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 8:9। if the area of the base of second cylinder is 616 centimeter square, what is the radius of first cylinder? पहले और दूसरे सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो में दे रखा है 32:9, हाइट का रेशियो दे रखा है 8:9, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन हाइट 4:1। पाई आर स्क्वायर का रेशियो 4:1, तो आर स्क्वायर का रेशियो भी 4:1, तो आर का रेशियो 2:1। अब हमें कह रहे हैं दूसरे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 616 है, तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर 616, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 616 बटा 22 बटा 7। 11 से गया 2 बार, 11 से गया 56 बार, 2 से गया 28 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7, तो आर की वैल्यू 14। दूसरे वाले के लिए रेडियस अगर 14 है तो पहले वाले की रेडियस क्या होगी डबल 28 सेंटीमीटर, तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या जाएगी ऑप्शन सी 28 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, इसका मान बताना है कि क्या होगा। 2 की पावर 2 प्लस 1, 4 प्लस 1, 8 प्लस 1, 16 प्लस 1, 2 की पावर 128 प्लस 1, इसका मान बताना है। अगर मैं क्या करूं इस पूरी टर्म को 2 प्लस 1 से गुना करो और भाग दो, कोई फर्क पड़ा नहीं। फिर 2 माइनस 1 से गुना करो और भाग दो, तो क्या कोई फर्क पड़ा। हमारे लिए एक छोटा सा फर्क पड़ गया, एक फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म से
हमारे पास क्या 2 का स्क्वायर -1 बना। अब 2 स्क्वायर -1 को 2 की पावर 2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों से क्या बनेगा 2 की पावर 4 -1। तो यहाँ से बनेगा 2 की पावर 16 -1, यहाँ 2 की पावर 128 -1, तो ऊपर क्या बनेगा 2 की पावर 256 -1 बट्टा में क्या बनेगा 1 गुना 3। तो क्या जाएगा 2 की पावर 256 -1 बट्टा में 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका सही आंसर, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। बस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बन रहा है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से एक एक टर्म बनाते चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 69। 6 कोट थीटा बराबर 5, तो इसकी वैल्यू बतानी है। 6 कोट थीटा बराबर 5, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, 5/6। मुझे फाइंड करना है 6 कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड के अंदर 6 कोस थीटा माइनस में 4 साइन थीटा। कोस थीटा के लिए 5, साइन थीटा के लिए 6। तो यहाँ पर अगर रखें तो 6 इंटू 5 प्लस 6 बटा में 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6, तो क्या आएगा 30 प्लस 6 बटा में 30 माइनस 24, तो 36 बटा 6। यह आंसर क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 69 का आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल सर्कम रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ दिस ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल में सर्कम सर्किल की रेडियस होती है a/√3। रेडियस दे रखी है 14, a/√3, तो a की वैल्यू 14√3। अब इक्विलेटर ट्रायंगल की भुजा अगर 14√3 है तो मुझे इसकी अगर मीडियन की लंबाई चाहिए या इसकी हाइट चाहिए तो इसकी हाइट होती है √3/2a। तो क्या आएगा √3/2 इंटू a की वैल्यू 14√3, 2 से क्या 7 बार, 7 × 21, तो आंसर क्या जाएगा 21 सेंटीमीटर। हाइट बोलो या मीडियन बोलो बात एक ही है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। बस अगर बेसिक टर्म ध्यान है तो क्वेश्चन बड़ा इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 71। 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं जबकि 4 लड़के इसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 9 लड़के और 3 पुरुष मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। 12 men can do a work in 8 days. 4 boys can do the same work in 40 days. तो 12 आदमी 8 दिन लेते हैं तो एक दिन के लिए 8 गुना व्यक्ति, 4 बच्चे 40 दिन लेते हैं तो 40 गुना व्यक्ति, 8 से गया 5 बार, 4 से गया 3 बार, तो 3 men बराबर 5 बॉयज। तो मैन और बॉयज का रेशो 5:3। अब हमें ये रेशो मिल गया, तो ऊपर तो दोनों में से किसी एक में रखना है और निकालना क्या है कि 9 लड़के और 3 पुरुष मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। एक आदमी की जगह 5 तो 12 की जगह 60 लोग काम करते हैं 8 दिन में। एक आदमी की जगह 5 तो 3 की जगह 15, एक की जगह 9 होती है 27, 27 + 15 42 लोग काम करेंगे x दिन में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 42 इंटू 1 इंटू एक्स बराबर 60 इंटू 1 इंटू 8, 6 से गया 10 बार, 6 से गया 7 बार, तो x की वैल्यू 80/7। तो इस काम को कितने दिन में कर लेंगे 80/7 डेज में। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। और इस 11 को क्या करना है 12 men, 12 कर लेना, हिंदी में 12 लिखा हुआ है, हिंदी में सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। x² -1/x बराबर 8 है, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। x² -1/x बराबर 8 है, तो क्या x - 1/x बराबर 8 लिख सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है x की पार्ट 6 - 1/x³, तो क्या फाइंड करना है x³ - 1/x³ तो क्या लिखेंगे x - 1/x का होल क्यूब प्लस 3x - 1/x
x माइनस 1/x की वैल्यू 8, तो 8 का क्यूब 512, 3 गुना 8 24, तो क्या जाएगा 536। तो ऑप्शन बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 536। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, what will be the angle made by the chord of length 20 centimeter on the circumference of the circle? वृत्त की त्रिज्या 10 है, वृत्त की परिधि पर 20 सेंटीमीटर लंबी जीवा से बनाया गया कोण। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। वृत्त का व्यास हमेशा परिधि पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, क्योंकि 20 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त का डायमीटर व्यास होगी और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए 74। लेंथ ऑफ कोड ऑफ ए बी ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, व्हाट विल बी द एंगल सब्टेंड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ सर्किल। किसी वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ये O है, ये R और ये भी R, तो ये तीनों बराबर, इसका मतलब इक्विलेटरल एंगल, तो ये सारे एंगल 60 डिग्री। तो जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण का होगा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर तो इक्विलेटरल एंगल, तो ईच एंगल 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75। देखो 75 क्या कह रहा है, द फ्लोइंग बार ग्राफ शोज द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस फर्म ओवर 5 ईयर। हमें कह रहा है कि एक व्यवसाय की फर्म की बढ़ती और व्यय को दर्शाया गया। लाभ क्या होगा? बढ़तियां माइनस व्यय। हमें क्या बताना है, इन विच ईयर डिड द कंपनी गेन इज मिनिमम अमाउंट। किस वर्ष में इन विच ईयर कंपनी गेन द मिनिमम, मिनिमम दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने उसको ऐसा करा, मिनिमम अमाउंट। किस वर्ष में कंपनी को न्यूनतम लाभ हुआ? दोनों का डिफरेंस 3, 4, 5, 2, 6। 2019 में सबसे छोटा डिफरेंस है, तो 2019 में सबसे कम लाभ हो। ये हमारा आंसर आ गया। वैसे तो हमें ईयर 4 ही चेक करने थे, लेकिन हमने 5 ही चेक कर ली। चलिए, तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहिए। थैंक यू।